बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DNA 24 न्यूज़। आरिफ निज़ामी साहब की सरबराही में हम मौजूद हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान हालत जंग में चले गए हैं। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में अपने एक सियासी हरीफ को इक़्तिदार से महरूम करने के लिए उनके घर रायविंड पर हमला करने जा रहे हैं। ये वो सूरत हाल है जो लोगों को समझ नहीं लग रही कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी क्या चाहते हैं। और इसलिए हमने मखदूम शाह महमूद कुरैशी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के एक नेक नाम, नेक नीयत, दयानतदार सियासतदान है, उनसे हमने पूछा कि वो लगी लिपटी बगैर रखे अपना रायविंड मार्च आज मुल्क की हालत की पेश नज़र फौरी कैंसिल क्यों नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। ये गुलाम हुसैन साहब ने बड़ी तमीद बांधी है। अभी पाकिस्तान और भारत तो हालत जंग में नहीं है उस तरह जिस तरह वो कह रहे हैं, अगरचे शायद नौबत खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो क्योंकि दो न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन आप और PMLN तो वाकई लगता है कि इस तरह हालत जंग में डंडे, सोटे, अंडे, हॉकियाँ, बल्ले सब कुछ तैयार हो रहा है। निज़ामी साहब, पहली बात तो यह है कि हम हालत जंग में ना आना चाहते हैं, ना हमारी ये ख्वाहिश है। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि एक तहकीक हो जाए और कौम के सामने हक़ाइक़ आ जाएं। अब देखिए, हम पानामा की बात कर रहे थे और अभी पूरी कौम में, पूरी दुनिया में हलचल मची और आपने देखा कि असेंबली में, आपने देखा इलेक्शन कमीशन में, सुप्रीम कोर्ट तक उसकी बाज़गश्त गई। अभी वो बात थमी नहीं तो अब आपके सामने एक नया इंकशाफ आ गया बहामास का, और उसमें देखें 150 के लगभग पाकिस्तानी उसमें भी उनमें नामजद आ चुके हैं, उनके नाम आ चुके हैं। तो ये चीज़ जो हम अर्ज़ कर रहे हैं वो ये है कि ये इशू संगीन है और इसको आपको एड्रेस करना है। हम चाहते थे एक जुडिशल कमीशन बन जाए, जो हुकूमत नहीं बनवाना चाहती, वो चाहती थी एक कमीशन बनवाना जो अश्क-शोई के मुतरादिफ हो और हक़ाइक़ सामने ना आए। हमने जितने आईनी रास्ते थे उनको अपनाने की कोशिश की। जब सब दरवाजे बंद कर दिए गए, आपने देखा कि स्पीकर की कार्रवाई भी यकतरफा हो गई, तो फिर हमारे पास आवाम के रजू करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा न था। और आपने देखा कि बिलाखिर अब पीपल्स पार्टी ने भी मेरी इत्तला के मुताबिक फ़ैसला किया है कि वो भी अब आवाम से रजू करना चाह रहे हैं और गालिबन 30 तारीख को वो चिन्नौट से फैसलाबाद अपनी रैली मुनक़िद करने का इरादा करते हैं। तो आप ये इकट्ठा क्यों नहीं करते कुरैशी साहब? ये नहीं, पीपल्स पार्टी अलग अपने डिवीजन की मस्जिद खड़ी कर रही है, आप अलग हैं। चौधरी बरदरान से आज मुलाकात हुई है सुना खान साहब की, तो वो ये एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे क्यों नहीं होते आप? और आपका ख्याल है कि आपकी सारी जदोजहद से जो 5 माह से टाल मटोल हो रही है वो 30 तारीख के बाद मियाँ साहब एकदम कहेंगे हाँ यार चलें पनामा लीक्स पर TOR मान ही लेते हैं हम? नहीं निज़ामी साहब, हम नहीं समझते कि हमें तश्तरी पर रखकर वो TOR पेश कर देंगे। हम हकीकत पसंदाना अप्रोच है, हम नहीं समझते कि वो आसानी से मानेंगे, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कौम की दौलत जो लूटी गई, जो बाहर मुंतकिल हुई, उसका हम हिसाब मांगें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदार अपोजिशन की ये ज़िम्मेदारी है कि इसको निभाए, इसको उठाना हमारे फ़राइज़ मनसबी में आता है, हम उठा रहे हैं। अब हमने असेंबली के अंदर एक दूसरे से तावन किया, आपने देखा कि हमने मशावरत की और 9 जमातों ने मिलकर एक जॉइंट TORs मुरतब किए और उसकी बुनियाद पर हमने सेनेट में एक बिल भी पेश कर दिया है। लेकिन जमातें ये अलायंस नहीं है, ये मुख्तलिफ जमातें हैं जो एक नुकाती पैनमा के इशू पर जो है वो यकजा हैं, उनकी सोच यकजा है और उस पर आज़ादी है। मिल के चलना चाहे, प्लेटफॉर्म से करना चाहे तो उसमें भी कोई मुज़ाहका नहीं है। मकसद और मंजिल एक होनी चाहिए, चाहे रास्ते आप मुख्तलिफ अख्तियार करना। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने और आरिफ निज़ामी ने मिल के मेरे सवाल का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि जब कश्मीरी अपनी जिंदगियां दाव पर लगा के, इज्जत दाव पर लगा के पाकिस्तानी झंडे में अपने कफन जो है वो यानी अपने शोहदा को पहना रहे हैं,
पूरी कौम, फौज, वजीर आजम ने भी जैसे पाकिस्तान की तर्जमानी की कल, यकसू होके एक मुजी दुश्मन का मुकाबला कर रहे। आप कौम की और कश्मीरियों की जद्दोजहद की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। वाई डोंट यू कॉल ऑफ योर बात? अच्छा, मुलतवी कर दें इसको। तो आप सुनते ही नहीं, वो बात मैं कह रहा हूं। मैंने तो सुनी, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, मेरा कसूर नहीं है। देखिए गुलाम हुसैन साहब, पहली बात तो ये है, मैं करूं? जी 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 कुरैशी साहब। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल नहीं, कश्मीर के मसले पर पूरी कौम मुत्तफिक है। वो एक ऐसा मसला है जिस पर कंसेंसस एग्जिस्ट करता है। और आपने देखा होगा कि हमारे शदीद इख्तलाफात हैं, हमारे सियासी इख्तलाफात होने के बावजूद वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद जब मुझसे मीडिया ने रुजू किया और मेरे कमेंट मांगे, तो मैंने दियानतदारी से, क्योंकि उन्होंने एक बैलेंस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच की थी जो कौम की उमंगों की तर्जुमान थी, जो पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक थी, तो मैंने उसको सराहा। मैंने उस पर बेजा तनकीद नहीं की और दुनिया को पैगाम दिया कि इस मसले पर कौम मुत्तफ़िक है और पूरी कौम मज़लूम कश्मीरियों के साथ खड़ी है और हमने पूरी उनको सपोर्ट भी दी है और तायद भी की है। अब पैनामा के इशू पर भी कौम तो मुत्तफ़िक है। आप देखें कि अपोजिशन की जमातें मुत्तफिक हैं। वज़ीर आज़म खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको अमली जामा अगर वो पहना दें, हम आज कॉल ऑफ कर देते हैं। अगर वो कह दें कि मैं बिल्कुल एक आज़ादाना तहकीक करवाने के लिए तैयार हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट बाख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, एक तरफ पब्लिक अकाउंट कमेटी में आपने देखा कि नैब ने, FBI ने तकरीबन हथियार फेंक दिए। उन्होंने कहा ये हमारे बस की बात ही नहीं है और वो हुकूमत के दबाव के नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में हमारी एक पिटिशन भी है, हमने अपील की हुई है और उनके पास अख्तियारात भी हैं। वो सुओ मोटो भी चीफ जस्टिस साहब इसका नोटिस ले सकते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि आप किसी एक शख्सियत पर फोकस करें, हमने ये तो नहीं कहा कि आप किसी एक खानदान पर फोकस करें। हमने कहा अक्रॉस द बोर्ड जिनका भी नाम आया है, जिनका भी मेंशन है, जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं, उन्हें सफाई का मौका मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पर इमरान खान पर बात की तो इमरान खान ने कहा अगर मुझ पे आपने इल्ज़ाम लगाया है तो मैं अपना सफाई पेश करने के लिए तैयार हूं। आप कमीशन बनाइए, मैं पेश हो जाऊंगा, मैं अपने हकायक उसके सामने रख दूंगा और फिर कमीशन फैसला कर ले। तो नवाज शरीफ साहब भी तो ऐसा कर सकते थे ना, इसी जज्बे का मुजाहरा वो भी कर सकते हैं और अगर ऐसा कर दे तो मसला हल हो जाएगा। फिर ना एहतजाज की जरूरत है और ना रायबंद मार्च की जरूरत है। मैं आना चाह रहा था ये रायबंद मार्च भाई कि 30 सितंबर को जो आपका मार्च है, इसको इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई है। कहीं जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये डंडे और गंडे और अंडे और पता नहीं बैट या किस चीज़ की सियासत है, धमकी हमें बयानात हैं। खान साहब ने भी टेम्परेचर बहुत बढ़ा दिया है। तो नाकदीन ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं कोई थोड़े से डेस्परेट हो गए हैं नवाज शरीफ की छुट्टी कराने पे और वो सब कुछ दाव पे लगा रहे हैं। एक तो ये बात है कि इसका मुझे जवाब चाहिए। दूसरा ये कि इस पर आपका क्या तबसरा है कि शहबाज शरीफ साहब ने कुछ पीछे हटे हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ भी और उससे पहले भी ये कहा कि जो भी ये डंडे या बैट या इस किस्म की पुरतशद्दुद सियासत करेगा, चाहे उसका तल्लक किसी भी जमात से इंक्लूडिंग PMLN, इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो ये बेहतर नहीं है कि हम मिल के कोई ग्राउंड रूल तय कर दें इस एहतजाज के? आपने कह तो दिया कि हम फलां जगह एहतजाज करेंगे ताकि ये आउट ऑफ हैंड्स ना जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं समझता हूं कि पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने बेजा प्रोपेगेंडा किया कि हम उनके घर पर हमलावर होने जा रहे हैं। हमारा कभी ये इरादा नहीं था। हमने कभी नहीं कहा था कि हम उनके घर का मुहासरा करेंगे या खुदा न खास्ता कि उनकी जो दहलीज़ है उसको अबूर करेंगे। हमें उन रिवायात का, मशरकी रिवायात का पूरा एहसास है और हमने वाजे किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने वाजे किया कि हमारा एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा और जिस जगह का हमने इंतखाब किया है वो उनके घर से कई किलोमीटर दूर है, 5-7 किलोमीटर दूर का फासला है। अब इसको वो एक रंग देना चाह रहे हैं। फिर हमने कहा कि हम पुरअमन रहेंगे। तो मुस्लिम लीगी वज़रा ने, मैं हैरान हूँ, वज़रा ने बयानबाजी शुरू कर दी, हाथ में डंडे पकड़ लिए,
टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। अब मुझे शर्म आती है देखकर कि जनाब कोई बैठे और कोई जनाब दंड निकाल रहे हैं और हाथ में डंडे पकड़े हुए, उसकी ज़रूरत नहीं है। हुकूमतें ऐसा नहीं करती। और मैं यहाँ तक कहूँगा कि कुछ नादान लोग होते हैं जो इस किस्म की हरकतें करते हैं, और मैं तहरीक इंसाफ के जो हमारे कुछ मासूम साथी हैं, मैं उनको भी कहूँगा आपको बल्ले उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ताकत हमारे मौक़िफ़ में है, हमारी ताकत हमारे असूली मौक़िफ़ में है। हम चाहते क्या हैं? हम एहतसाब चाहते हैं, हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम घेराव नहीं चाहते, हम खून खराबा नहीं चाहते, हम पुरअमन तरीके से, और जो बात पुरअमन तरीके से जिस बात में वजन होता है वो लड़ाई झगड़े में नहीं होता। तो हमने न तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया है न करेंगे। हमारी जितनी रैलीज हुई हैं आपने देखा पुरअमन हुई हैं। हुकूमत कुछ लोग कर रहे हैं, नादानी में कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं। और मैं समझता हूं अगर आज हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो पीटीआई को फ्री हैंड देगी और पुरअमन एहतजाज करने का उसका हक, आईनी कानूनी हक तस्लीम करती है, तो ये मुनासिब फैसला है, हम उसको वेलकम करेंगे। मखदूम साहब, लोग ये हैं कि इमरान खान जो है उनकी 90% लीडरशिप जो है वो किसी मार्च, किसी प्रोटेस्ट और रायविंड ख़ास तौर पर जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने कहा अगर मुझे अकेला भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। और आपकी पार्टी का तो आलम यह है कि उसकी बाहर वाले मुखालिफ जो है कुव्वतें, उनसे उतनी जंग या बदअमनी नहीं चल रही जितनी आपकी पार्टी के अंदर गिरोहबंदी और इख्तलाफात और शदीद जंग जारी है। इसके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। शाह महमूद कुरैशी साहब, आपकी पार्टी भी मुतफिक नहीं है फैसले से इमरान खान के, और पार्टी के अंदर एक शदीद इख्तलाफात और जंग की सी हालत है। ये आप इसको किस तरह ये नहीं देखते हैं कि क्या पार्टी आप चला रहे हैं एज वाइस चेयरमैन? ये चला रहे हैं, वाइस चेयरमैन है पार्टी। देखिए पहली बात, जी मैं करूँ नहीं, पार्टी तो इमरान खान साहब चला रहे हैं, मैं उनको असिस्ट करता हूं एज वाइस चेयरमैन। अर्ज़ ये है कि जहां तक पैनामा का इशू है और रायविंड मार्च का ताल्लुक है, इस पर सारी पार्टी मुत्तफिक है। आपने बयानात और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनी होंगी, हमारे चाहे यूथ विंग है, हमारी खवातीन का विंग है, हमारा लेबर विंग है, जो अंदरूनी मामलात कुछ भी हों वो समझते हैं कि उन्हें सुना नहीं गया, और वो जो फैसला हुआ कि स्ट्रक्चर को रीजनल लेवल पे ले जाने का, उन पे कुछ लोगों को एतराज़ात हैं, और वो पार्टी में उनका हक है, जमहूरी हक है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की क़यादत का ताल्लुक है, जहाँ तक पार्टी के साथ कमिटमेंट का ताल्लुक है, जहाँ तक रायविंड के मार्च का ताल्लुक है, किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है, सब मुत्तफिक हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि 30 तारीख को यूथ, खवातीन, लेबर, किसान सब निकलेंगे। कुरैशी साहब, लेकिन ये बताएं कि ये तो बात ठीक है आपकी, लेकिन मैं मसलन आप ही की बात करता हूँ। मुझे आपके बारे में भी ऐसी इतलात मिली कि आप ख़ुद भी कुछ थोड़े से नाराज़ रहे हैं। पिछले बीच में आप कुछ किनारा कशी हो गए। साउथ ऑफ पंजाब में जिन साहब को आपकी जगह मदारुल माम लगाया गया, उनका आपके मुकाबले में तजर्बा अशर शीरी ने। इस तरह लाहौर में अलीम ख़ान की जगह, साहब की जगह जिन साहब को लगाया, उनकी तो कोई कैपेसिटी नहीं है। तो ये फैसले किस तरह हो रहे हैं आपकी पार्टी के अंदर, जहां ऐसे लोग जो जहां फिल्टर नहीं करते वहां लगा दिए जाते हैं? आरिफ जी, आप जानते हैं कि कुछ लोग बहुत उड़ाते भी हैं। आपके इल्म में है कि बहुत से मज़ामीन लिखवाए गए और बहुत से टॉक शोज़ में ये तज़किरा भी चला कि शाह महमूद तो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो तो अलहदा हो रहे हैं। उसमें कोई हकीकत नहीं थी, और मैं बारहा कहता रहा कि वक्त साबित करेगा कि सच क्या है, नंबर एक। अब वो बात क्योंकि हकीकत पर मबनी नहीं थी, दम तोड़ गई। ये मजमून कौन लिखवाता रहा पता कल अभी माफ कुरैशी साहब, ये आपकी पार्टी के लोग हैं या बाहर के लोग लिखवाते हैं? देखिए, वो लोग जो इस वक्त पार्टी को मुंतशिर दिखाना चाहते हैं, वो लोग जो इस वक्त पीटीआई से खाइफ हैं, वो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं और वो एक तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इनका हाउस अपना ऑर्डर में नहीं है तो ये बाकी क्या करेंगे। हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, पार्टी के अंदर बहस होती है, तबादला ख्याल होता है, मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को सुना जाता है और फिर फैसला होता है। और जब फैसला हो जाता है सब उस फैसले की पाबंदी करते हैं। हमारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई पार्टी के अंदर,
नए लोगों को तैनात किया गया, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, मैंने भी किया, दीगर लोगों ने भी किया। जब पार्टी ने फैसला किया तो खुले दिल से उसको तस्लीम किया और जिन जिन को नामजद किया गया है उनके साथ पूरा तावन इंशाअल्लाह करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं और इजाफा करूं कि ये यूथ विंग की क्या लड़ाई है जहांगीर तरीन साहब से, फिर ये सैफुल्लाह नज़ी का इस्तीफ़ा, ये ऐन ऐसे मौके पे जबकि आपको सबको यूनिफाइड होना चाहिए, कुछ अच्छे मैसेज नहीं जा रहे पार्टी के अंदर से। जी आरिफ, आप सही कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है जो इसको डिवॉल्व करने का, मेरी राय में इस फैसले को उजलत में किया गया। इसको मज़ीद इस पर मशावरत होनी चाहिए थी और इसको 30 तारीख के बाद करना चाहिए था, ये मेरी राय है। और इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि मशावरत का अमल जो होना चाहिए था उसका फुकदान दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी में इंतशार है या पार्टी में इख्तलाफ है। सैफुल्लाह खान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये भी कहा गया कि वो पार्टी से अलहदा हो गए, हरगिज़ नहीं। मैं ये वजाहत करना चाहूँगा, वो कल भी पार्टी में थे, आज भी पार्टी अपने ओहदे से अलग हुए। उन्होंने बावजूद अपने ओहदे से अलग हुए, पार्टी से अलग नहीं हुए। जी नहीं, पार्टी से अलग नहीं हुए, ओहदे से अलग हुए हैं। तो ये जब रोज़ जो अखबार भरे होते हैं कि वो भी इख्तलाफात कर गया है, वो भी कर गया है, और ये माफ़ करना आपकी पार्टी में एक तासर उभर है कि खान साहब वैसे तो वो दयानतदार है, उनके बदतरीन मुखालफ भी इससे एग्री करते हैं कि ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन और पॉलिटिशियन, लेकिन वो पैसे वाले लोगों से बड़े मरूब होते हैं। गुलाम हुसैन साहब, पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मीडिया पर जो गवर्नमेंट की तवज्जो है और जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट है, अब उनका नैरेटिव बिल्ड करना, अपने हक में नैरेटिव बिल्ड करना हुकूमत के लिए बाएं हाथ का काम है। अब देखिए, पिछले 3 सालों में लगभग 10 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए हैं। अब वो कहाँ कहाँ गए उसकी तफसीलात कौमी असम्बली के सवाल में सामने आ चुकी हैं, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन आपके इल्म में है कि फुल टाइम एक मीडिया सेल बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो हिदायत देता है, उनके डायरेक्ट राब्ते हैं बासर लोगों के साथ और वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली उस नैरेटिव का एक हिस्सा है कि पीटीआई का अंदरूनी इंतशार उजागर किया जाए, ये दिखाया जाए कि आपस में ये बटे हुए हैं, ये तकसीम है, ये क्या मुकाबला करेंगे, ये क्या क़यादत फराहम करेंगे। मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है। फ़र्क ये है कि वहाँ जो हमारी पुरानी पार्टीज़ हैं, वहाँ जब क़यादत बोलती है तो कोई सर उठाता नहीं है, चाहे अंदर से उसको तस्लीम ना कर रहे हों। यह फ़र्क ये है कि यह माहौल थोड़ा मुख्तलिफ है। इमरान खान तनकीद ले भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं, और बहुत से लोग खुल के बात करते हैं और इमरान खान उसकी इजाज़त देते हैं और वो बातें बाहर निकलती हैं, वो मीडिया की जीनत बनती हैं। लेकिन इमरान की क़यादत पर सबको एतमाद था, है, और वो समझते हैं कि वो एक खुददार, दयानतदार, मुहिब वतन शख्स है और वो इस माजी की पॉलिटिक्स के मोल्ड को, स्टेटस को की पॉलिटिक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आसान नहीं है, लोगों को साथ देना चाहिए। हाँ, ना तजर्बाकारी भी कभी कभी सामने आ जाती है, लेकिन वी आर लर्निंग इन द प्रोसेस। बहुत से लोग हैं जो पहली मरतबा सियासत में आए हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें सियासत का, इलेक्शन का तजर्बा नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से लोग सीख रहे हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा मखदूम साहब, हमारा काम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इत्तलात पहुँचे और वो अपने फ़ैसले कर सकें। जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, 4 बड़े इशू लेके ये पार्टी पिछले 3 साल, 3.5 साल से जद्दोजहद कर रही है। पहला इशू धांधली हुई है और हमारा मैंडेट जो है उसको डाके और चोरी के जरिए चुराया गया। वो आपका खैर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया कि देयर इज नो केस। उसके बाद आपके लेके गए कि जनाब अवाम पाकिस्तान के इमरान खान मोस्ट पॉपुलर और पावरफुल लीडर है और पूरी कौम उनके साथ है। जितने बाय इलेक्शन हुए हैं
अल्लाह के फजल से आप बुरी तरह हारे। 101 जहांगीर वाला जी। नंबर 2। नंबर 3, पनामा पेपर्स। आप कहते हैं कि ये चोर है, डाकू है, करप्ट है, इनका एहतसाब होना चाहिए, कोई शख्स आपका साथ नहीं दे रहा। और चौथा, आप पाकिस्तान के अवाम की हालत बदलना चाहते हैं, उनकी हालत पहले से अबतर हो गई है। अगर आपकी पार्टी और आपकी लीडरशिप को एक नाकाम पार्टी और लीडर के तौर पर लोग ना देखें तो और कौन सी कामयाबी है जो शाह महमूद ने और इमरान खान ने हासिल की है? माफ करना, इसका जवाब दें आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। जी शाह महमूद साहब, कौन सी कामयाबी है जो इमरान खान और पीटीआई ने हासिल की है? जी, मैं अर्ज करता हूं जी। पहली बात तो यह है कि आपने 4 सवाल किए, मैं चारों का जवाब देता हूं। नंबर 1, आपने कहा कि हमने धांधली का इल्ज़ाम लगाया। हमने सिर्फ नहीं लगाया, हमारे साथ बहुत सी दीगर जमातों ने भी उस इल्ज़ाम को दोहराया और वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ गई और हमारी उस जद्दोजहद के नतीजे में एक जुडिशल कमीशन बना और जुडिशल कमीशन ने बहुत सी कमज़ोरियों की, इलेक्शन कमीशन की कोताहियों की निशानदेही की। हमारे एफर्ट पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो अपनी रिपोर्ट अब मुरतब करेगी और उम्मीद है कि अगले इलेक्शन से पहले वो रिपोर्ट मुरतब हो जाएगी। आज पाकिस्तान के लोग सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमारे इलेक्शंस मां सिवाय 70 के उन पर सवालिया निशान था, है और आज बहुत से ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं उनकी कारकर्दगी से भी बहुत से लोग मुतमईन नहीं हैं। उसकी रीसेंट एग्जाम्पल बूरेवाला का इलेक्शन है जो हम समझते हैं हम जीत गए और रिजल्ट को तब्दील किया गया और थैले खोलकर और जो नतीजा है उसको मुतासिर किया गया। अब आपने कहा कि हमने इस इशू को जिस पे हर पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी कहती रही है, हत्ता कि मुस्लिम लीग नवाज भी कहती रही है कि 2002 के जो इंतखाबात थे वो शफाफ न थे। आज इस पर पूरी कौम मुत्तफिक है कि हमें एक आज़ाद इलेक्शन कमीशन चाहिए और शफाफ इलेक्शन हमारी ज़रूरत है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि जो बाय इलेक्शंस हैं उसमें मुस्लिम लीग नून को कामयाबी हुई। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जितने बाय इलेक्शंस हुए वहां पीटीआई को कामयाबी हुई। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी में अपना सिंध में जितने बाय इलेक्शंस हुए पीपल्स पार्टी को कामयाब हुई और पंजाब में जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं अक्सर पेशतर वहां नून को कामयाबी हुई है। बाय इलेक्शन जनरली सिटिंग गवर्नमेंट को एडवांटेज होता है और ये कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं है। आपने फरमाया कि पनामा इशू पर हमें पजीराई नहीं मिली। बिल्कुल मैं उससे बसद एहतराम इत्तफाक नहीं करता क्योंकि आपने देखा कि वो जमातें जो पीटीआई से जरा भी मुताबिकत नहीं रखती, मिसाल के तौर पर अवामी नेशनल पार्टी, मिसाल के तौर पर एनक्यूएम, उन्होंने भी हमारे मौक़िफ़ की असेंबली में तायीद की, उन्होंने भी हमारे साथ वॉकआउट्स किया, उन्होंने भी हमारे साथ मिलकर हमारे जो जॉइंट टीओआर्स हैं उन पर उन्होंने दस्तखत किए और हमने उनको साथ मिलाने में हमें कामयाबी हुई। जमात इस्लामी अपनी तर्ज की करप्शन फ्री मुहिम चलाए हुए हैं। पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है कि हम भी मैदान में निकलेंगे। दीगर जमातें भी बात कर रही हैं और हमारे इस असूली मौक़िफ़ से कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा। आज इस नैरेटिव को बिल्ड करने में हम कामयाब हो गए। और चौथा गालिबन सवाल ये था कि हमारी क्या मुतासिर कुन कारकर्दगी है। जी, यानी आम आदमी की हालत ज़ार खराब से खराबतर होती जा रही है। जी, आम आदमी की हालत ज़ार खराब से खराबतर क्यों होती जा रही है? उसकी देखिए वजूहात, देखिए उसकी वजूहात 2-3 हैं। नंबर 1, हुकूमत की माशी पॉलिसीज और उनकी तरजीहात गलत है। ये ज़रूरी मुल्क है और किसान जितना बदहाल आज है कभी नहीं था। यहाँ जितने सनती शहर हैं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरावाला चले जाएं, आप मुल्तान आ जाएं, जितनी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री है, बिलखसूस लूमों की इंडस्ट्री, वो इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत की तरजीहात क्या है? मेट्रो बना दो, ऑरेंज ट्रेन बना दो, पीने का साफ पानी नहीं है, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, रोजगार नहीं है। हुकूमत की माशी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है, इसलिए बदहाली हो रही है।
इसके साथ साथ जितने इदारे हैं उन इदारों में इतनी बेजा मदाखलत की गई है कि इदारे बिल्कुल मफलूज होके रह गए हैं, पैरालिसिस का शिकार है। और आप देख रहे हैं कि जो डिलीवरी है वो नहीं हो पा रही। हुकूमती जो अहलकार हैं, जो हुकूमती जो अफसरान हैं, उन पर बेपरवाह दबाव है, इंडिपेंडेंस उनकी मुतासिर हो चुकी है, आपकी जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो सही डिलीवर नहीं कर रहा। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे लोगों में बददिली और मायूसी पैदा हो रही है। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट गवर्नेंस, इतनी नाकिस गवर्नेंस आपके सामने, आपने देखा कि पंजाब में इतनी मिसालें आपके सामने पिछले 3 साल में आई हैं पुअर गवर्नेंस की, जिसकी मिसाल आपको नहीं। कुरैशी साहब, ये तो सारी ठीक है आपकी बात, लेकिन आप एजुटेशनल पॉलिटिक्स करते हो, आपको 3 साल ज़्यादा अरसा हो गया, तकरीबन 1.5 साल रह गया इलेक्शन में, उस तरफ क्या तैयारी है पीटीआई की? आम तासर ये है कि आप पार्लियामेंट में और ये जो आपने मसाइल कहे इसके बारे में सोचो विचार होने चाहिए। यानी एजुटेशनल पॉलिटिक्स में आप बहुत तेज़ हैं, लोग इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स हैं जो आपके यकता हैं उसमें कमज़ोर हैं। ये ब्रेक के बाद आपसे इसका जवाब चाहिए। मैं ये जवाब दें आप आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। आरिफ निजामी साहब के सवाल का जवाब देना था जी। देखिए, पहले कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ जो है ये तो लैपटॉप की पार्टी है, मम्मी डैडी पार्टी है, इनके पास तो एजुकेशन की सलाहियत ही नहीं है, ये तो सड़कों की स्ट्रीट पार इनके पास है ही नहीं। मम्मी डैडी तो लेकिन बगैर इन 3 सालों में हमने साबित किया कि हमारे पास स्ट्रीट पार भी मौजूद है, हमारे पास हमा किस्म के कारकुन भी मौजूद हैं, पढ़ा लिखा तबका भी मौजूद है, खवातीन हैं, नौजवान हैं, सब लोग हैं जो हमारी पॉलिसी के साथ मुत्तफिक होकर बाहर निकलने के लिए, मजमे इकट्ठे करने के लिए, रैलीज करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने, जिन्होंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने घंटों लाइनों में खड़े होकर वोट भी दिया और आज अपने हक के लिए एहतजाज भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, कहा गया कि हमें जो है हम तवज्जो नहीं दे रहे अपने अगले इलेक्शंस की तैयारी पर, कॉन्स्टिट्यूंसीज पर। ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि आप देखें कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, पंजाब की मिसाल आपके सामने है कि तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसने हुकूमत वक्त को चैलेंज किया है, जिसने हुकूमत वक्त का मुकाबला किया है। आप बोरेवाला देख लें, अभी जेलम में देख लें। जेलम में जनरल इलेक्शन में हमें 40,000 वोट पड़ते हैं और ज़िमनी इलेक्शन में 75,000 वोट पड़ते हैं। बोरेवाला का इलेक्शन हम 1200 वोटों से हारते हैं। चीचा वतनी में हमें 63,000 वोट पड़ता है। पूरी हुकूमती मशीनरी के बावजूद हमने हर जगह मुकाबला किया है और पहले से बेहतर उम्मीदवार सामने ला रहे हैं और पहले से बेहतर हमारी परफॉर्मेंस है। तो इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे, पहला इलेक्शन था हमारा 2013 का और पार्टी में तजर्बा आ रहा है, लोग ट्रेन हो रहे हैं। तो ये इंशाल्लाह हम आपको मायूस कुरैशी साहब, नहीं एक करेंगे। सवाल आपसे मैं खारजा पॉलिसी के बारे में करना चाहता हूँ। आप वज़ीर खारजा भी रहे हैं हमारे। ये एक आम तासर है, बल्कि कहा जाता है कि पाकिस्तान रीजन में भी और इंटरनेशनली भी काफ़ी आइसोलेटेड है और उसका बाज़ मुज़ाहरे भी हम देखते हैं इस तरह के। मसलन अमेरिका, बरतानिया ने कश्मीर के मामले में हमारे मौक़िफ़ की बिल्कुल, जिस तरह चाइना ने 2 टोक हमायत की नहीं की। तो ये आप क्या समझते हैं कि वाकई अमली तौर पर सूरत हाल यही है? क्योंकि जो मियाँ नवाज शरीफ ने तकरीर की वो तो बड़ी अच्छी थी, कौमी उमंगों की आबियारी की, लेकिन उसमें रंग भरने के लिए जिस पॉलिसी की ज़रूरत है वो आया हमारी उस तरफ जा रही है हमारी पॉलिसी, डोमेस्टिक या फॉरेन? देखिए, डोमेस्टिकली तो हमें इस वक्त जो हमें इंटरनल चैलेंजेस हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, इंटरनल कोहेजन के चैलेंजेस हैं, नेशनल एक्शन प्लान को परसू करने का चैलेंज जो है उस पर हमें पहले से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली और फॉरेन पॉलिसी पर भी मैं समझता हूँ हमें असर नौ देखने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि दुनिया बदल रही है। जो दुनिया में माजी के जो अलायंसेस थे, जो अलाइनमेंट्स थी, वो नए हालात और तकाज़ों के मुताबिक एक रीअलाइनमेंट हो रही है। आपने देखा कि आज
वो रूस नहीं है, आज वो चीन नहीं है। आज यूरोपियन यूनियन जो है उसकी शक्ल एक नई, ब्रेक्सिट के बाद एक नई शक्ल सामने उभर रही है। आप देख रहे हैं कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप का जो अब एक नया फिनोमेना आया है उसने हलचल मचा दी है। आप देख रहे हैं कि मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल कितनी तेजी से और कितनी नाजुक है। आपने देखा कि फार ईस्ट में साउथ चाइना सी के अंदर जो नई सूरत हाल जन्म ले रही है और जो चीन का मौक़िफ़ है और बाकी दुनिया का जो दबाव है वो आपके सामने है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी पर एक नई नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है। जी कुरैशी साहब, तो ये नई नज़र जो है ये उस वक्त तक लड़ाई जा सकती है जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक हो। यानी आपका मतलब है कि दुनिया में तो इस वक्त इकनॉमिक और ट्रेड ओरिएंटेड फॉरेन पॉलिसी चल रही है, हमारे यहाँ शायद ज़्यादा सिक्योरिटी की तरफ इंसार है। और एक साथी तो आपको पता ही है कि हमारा दिवालिया निकला हुआ है। बिल्कुल सही, जी, आप सही कह रहे हैं। हमने बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ तवज्जो देनी है। और उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। और बसीर वज़ीर ख़ारजा, मैं इस पर मुझे खुशी है ये बताते हुए कि जब मैं चीन जाता रहा मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की कि हमारे आपके मिसाली ताल्लुकात हैं, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, इंटरनेशनल फोराज हों, हमने एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हों, आप हमारे साथ खड़े रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक चैलेंज है और इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही। और चीन के पास सरप्लस जो है वो उनके पास रिजर्व्स हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो आप अपने ताल्लुकात को एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी दें और फिर एक नया इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो है उसको इन प्लेस किया गया। और आप देख रहे हैं कि आज ये जो आपका सी पैक है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये साल हा साल की जुस्तजू का नतीजा है। मैं ये कहें ना कि ये इस हुकूमत ने किया है, नहीं, या ये कई सालों से इस तरफ तवज्जो दी जा रही थी और चीन भी असर नौ देख रहा था। उनकी अपनी ज़रूरियात भी थी, हमारी भी ज़रूरियात थी, और उन ज़रूरियात को जब मैच किया गया तो अब आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट आ रही है, एनर्जी के अंदर तवज्जो दी जा रही है और एक इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन के साथ हमने जो GSP प्लस के लिए जो हमने कोशिश की थी वो भी एक इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का इनिशिएटिव था जो उस जमाने में किया और बाद में उसके नतीजे आपके सामने आए। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपने बड़ा वक्त निकाला और आज ये जो PTI की जो सेंस है 30 सितंबर के हवाले से उससे काफ़ी क्लैरिटी आई है। और ख़ारजा पॉलिसी भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। यकीनन ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी गुलाम हुसैन साहब। नहीं, बड़ा अच्छी बातचीत उन्होंने की है, अपना मौक़िफ़ दिया डट कर। तो हमने भी दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रिप्रेजेंट कर दिया, अब फैसला लोगों ने करना है। जी। अच्छा, ये पंजाब गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है सबसे ज़्यादा हमने काम किया है, और वर्ल्ड पीस डे पर भी उन्होंने यही जी वो मैं गुज़श्ता रोज़ जो शहबाज शरीफ साहब ने दरबार लगाया था वहाँ पे एलीट ट्रेनिंग स्कूल बेदिया में, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी दलाइल के साथ तकरीर की जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह वॉर ऑन टेरर में पंजाब की हुकूमत जो है वो किस तरह दामे दुर्मे कहते हैं हम हरावल दस्ता है। और उसका तल्लक इस चीज़ से भी है कि जो एक दबाव है कि रेंजर्स को मुख्तियारात पंजाब में दिया जाए जो सिंध में, उससे भी एक गहरा तल्लक है जो मेरा ख्याल है कि वाकई अर्बन सिंध की या सिंध की और पंजाब की सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। चलें दोबारा मज़ीद बात। नाज़रीन, आज आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की बातें सुनी और इस हवाले से PTI की अंदरूनी मामलात 30 सितंबर के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं और उनका ये कहना कि वो पुरअमन मार्च रहेगा, ये काफ़ी हौसला अफजा बात थी। अपने बॉस इमरान खान साहब के मुकाबले में वो ज़रा ज़्यादा बयाना रो नज़र आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मरला भी बखूबी अब निकल जाएगा क्योंकि दूसरी तरफ से भी थोड़ी सी सीज़ फायर हुई है। नाज़रीन, खुदा हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात हो।